Hello dear students and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस विषय के ऊपर, क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और जो यहाँ से चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपके दिमाग में होंगी, आपका रिविज़न जो है कंटिन्यूसली चल रहा होगा। आज की क्लास में हम ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड हम जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हमारे एग्जाम पेपर में हमको लिखनी होती है या पूछी जा सकती हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ से जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उनके बाद आपको दो चीज़ें तो करनी ही है। पहला उनको समझना है, उनको याद कर लेना है, उनको लिख लेना है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है वो है रिवीजन का। तो टाइम टू टाइम जो है आप हर एक टॉपिक पर जा करके उसको एक बार देखें, उसका रिवीजन करें। 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही सही, बट अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी बातें जो ऐसी होती हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो टाइम के साथ हमारे दिमाग से निकलते जाते हैं, वो आपके माइंड में बने रहेंगे। ठीक है। चलिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो आपकी बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिए किसने थे? गति के नियम। गति के नियम दिए थे न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन। और इसके अलावा क्यों दिए थे गति के नियम? तो गति के नियम ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जब कोई वस्तु जो है, जब कोई बॉडी जो है वो गति की अवस्था में होती है तो उस पर कुछ नियम, कुछ रूल्स को फॉलो करती है। उसके लिए न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों की चर्चा करी थी। ठीक है। वहां पर हम लोग थर्ड लॉ को जो है आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये नियम जो है एक इवेंट के बारे में, एक इंसिडेंट के बारे में बताता है, जो कि जिस पर आधारित हमारा फिर सामयिक संरक्षण का नियम है। ठीक है। फिर उसको बात करेंगे। पहले गति के तृतीय नियम की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर सपोज बात करें, आप दौड़ते दौड़ते या आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, या आप दौड़ रहे हैं और ये कोई दूसरा आपका साथी है जो दौड़ रहे हैं। आप सपोज ऐसा होता है कि दौड़ते दौड़ते जो है आप इधर की तरफ और आपका साथी इधर की तरफ, और दोनों के दोनों आप टकरा जाते हैं, कॉलिजन हो जाता है। कॉलिजन होने के बाद क्या होगा? आप किसी दिशा में गिरेंगे, आपका साथी किसी दिशा में गिरेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों पर ही बल आरोपित होगा, दोनों पर ही फोर्स लगेगा। ठीक है। अब इसी चीज को हम समझते हैं जो है किसी दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि सपोज एक बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली निकलने के बाद क्या होता है? गोली तो आगे की दिशा में जाती है लेकिन बंदूक पीछे की दिशा में आती है ना। तो ये भी हमने देखा है। हम जो है काफी सारे पॉइंट्स पर, काफी सारी जगहों पर ये देख सकते हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो दोनों ही वस्तुओं पर जो है एक और बल लगता है जिसको हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझिए, 2 वर्ड्स याद रखिए। एक नाम याद रखिए क्रिया बल और दूसरा नाम याद रखिए प्रतिक्रिया। ठीक है। तो 2 बल होते हैं, एक क्रिया का बल और एक प्रतिक्रिया का बल। जैसे एक ये दीवार है, ठीक है, ईंट की दीवार है। अब आप इस पर बल लगाएंगे तो आपने क्या करी? क्रिया करी। आपने इस पर बल क्या लगाया? अपने हाथ से इस पर जोर से मुक्का मारा।
है ना, जोर से इसको हिट करा, तो बदले में दीवार भी आप पर प्रतिक्रिया लगाएगी, है ना, जिस कारण आपके जो है आपके हाथ में जो है दर्द होगा। समझे नहीं समझे? ऐसे ही जैसे हमने बोला था कि जैसे ये बंदूक से गोली निकली, तो बंदूक ने क्या करा, बंदूक ने क्रिया करी, बंदूक ने क्या करी, क्रिया करी, किस पर, गोली पर। तो ये गोली के द्वारा जो गोली पर जो क्रिया हुई है, उसके फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया बल जो है बंदूक पर भी हमको देखने को मिला है, जिस कारण बंदूक जो है पीछे की दिशा में उस पर धक्का लगा है। तो क्रिया गति का तृतीय नियम को हम इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी जानते हैं, यानी हम इसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर ये बात हम करते हैं कि जब भी किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है, क्रिया बल आरोपित किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया बल भी हमको देखने को मिलता है। यानी कि हमारे पास एक युगल, यानी कि जो बल है वो युगल रूप में होते हैं। कैसे रूप में होते हैं, युगल रूप में, पेयर फॉर्म में। तो अगर मैंने एक बल लगाया है तो उसी के जैसा दूसरा बल भी हमको देखने को मिलेगा, जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहेंगे। ठीक है, तो पहली बात इतनी समझ में आ गई। तो गति के तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि जब कोई बल आरोपित किया जाता है किसी वस्तु पर, तो वो वस्तु भी उस बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है। ठीक है ना। अब जो एक क्रिया बल है, जो प्रतिक्रिया बल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये दोनों बल जो है परस्पर समान विपरीत दिशा में होते हैं। ये दोनों बल जो हैं परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक हो गया। क्रिया प्रतिक्रिया बल होंगे तो दोनों समान, होंगे तो दोनों समान, लेकिन दिशा क्या होगी, दोनों की विपरीत होगी। अगर 5 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है क्रिया बल, तो प्रतिक्रिया बल इस दिशा में लगेगा 5 न्यूटन का। ठीक है, तो -5 न्यूटन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दिशा उसकी विपरीत है ना। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो 5 न्यूटन का है, तो 5 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन दिशा उसकी विपरीत हो जाएगी बस। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। तो इसके हमने काफी सारे एग्जाम्पल देखे हैं, है ना। जैसे कि हम कहीं पर फोर्स लगाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आप किसी दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी जो है आप पर बल लगाती है, प्रतिक्रिया बल हमको लगाती हुई दिखती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, इसको ध्यान रखेंगे और इसको जो है आप लोग अपने दिमाग में याद रखना। वो है चलने का एग्जाम्पल। हमारा जो चलना होता है वो जो है वॉकिंग, हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, वो क्रिया प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप चल पाते हैं। कैसे, क्रिया प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप कैसे, हम अपने पैर से जो है, ये हमारा पैर है और ये जमीन है, तो हम अपने पैर से क्या करते हैं, जमीन को पुश करते हैं, धकेलते हैं। बदले में जमीन भी हमारे पैर को धकेलती है, लेकिन विपरीत दिशा में, जिस कारण हमारा पैर जो है ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और हम उसे उठा करके ऊपर उठा करके आगे रख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो चलते हैं, तो वो किसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के हेल्प से हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, सो ये था हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का ना नियम। इसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों का परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा जो है विपरीत होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, लेकिन आप जानते हैं कि बल के फलस्वरूप क्या होता है, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके फलस्वरूप उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसके फलस्वरूप उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। हमने ये देखा है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, F=m है, यानी कि किसी वस्तु में जो त्वरण है उससे उससे हम उसके बल की माप को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु में बल लगाकर उसमें त्वरण जो है उत्पन्न किया जा सकता है। अब जो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो दोनों वस्तुएं हैं उनमें परिमाण में समान है, दोनों वस्तुओं में जो परिमाण है समान है। ठीक है, मैग्नीट्यूड समान है, दोनों वस्तुओं में बराबर बल लग रहा है, लेकिन दोनों वस्तुओं का जो त्वरण है वो असमान होता है। ऐसा कारण है इसके उनके दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान असमान होने के कारण,
द्रव्यमान असमान होने के कारण उत्पन्न त्वरण एक समान नहीं हो। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान असमान होने के कारण जो उनमें उत्पन्न त्वरण है वो एक समान नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोनों वस्तुओं में जो लगने वाला बल है उसका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, लेकिन उसका त्वरण भी जो है वो भी सेम नहीं होता है। ऐसा कारण है उनके द्रव्यमान असमान। जैसे सपोज ये बंदूक और जो गन है और गन से निकली हुई बुलेट का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो बुलेट जो होगी, ये बुलेट जो निकली है इससे, ये ग्राम में होगी। सपोज 20 ग्राम की होगी, है ना, 30 ग्राम की होगी, 50 ग्राम की होगी। लेकिन ये जो गन होगी या फिर जो राइफल होगी, ये 1 kg की होगी, 2 kg की होगी, 3 kg की। तो दोनों का द्रव्यमान में हमको अच्छा खासा अंतर दिख रहा है, इसीलिए दोनों का त्वरण जो है अलग अलग। जो बुलेट होगी, जो गोली होगी, वो ज्यादा त्वरण से आगे जाएगी, ज्यादा स्पीड से आगे जाएगी, जबकि जो गन को पीछे की तरफ झटका लगेगा, रिकॉइल होगा, वो थोड़ा कम स्पीड से होगा, कम त्वरण से होगा। समझ रहे हो बात को? आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम लोग इसके बेस पर पॉइंट पढ़ते हैं। इसके आधार पर हम लोग किन किन फिनोमिनास, किन किन डेली लाइफ फिनोमिनास को समझने की कोशिश कर सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक नाविक जो है, एक नाविक नाविक और नाव वाला क्वेश्चन जो है बहुत बहुत आता है। सेलर और बोट द्वारा, एक नाविक द्वारा नाव से आगे कूदने की स्थिति में हम गति के तीसरे नियम का यूज समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाविक जो है नाव से आगे कूदेगा, बदले में उसके पांव द्वारा जो होगा, नाव पर पीछे की ओर धक्का लगेगा, है ना। तो आगे की तरफ उसकी क्रिया बल होगा, पीछे की तरफ नाव जाएगी तो वो क्या हो गया, उसका प्रतिक्रिया बल हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट और कहाँ इसका यूज देख सकते हैं? बंदूक वाला जो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, बंदूक या राइफल से गोली छोड़ने की अवस्था में। तो यहां पर हमको क्या करना है, जब भी ये ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड, तो आपको गति के तृतीय नियम, न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, उसका यूज करना है, उसका प्रयोग करना है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है, मतलब इसी के जैसा है, इससे हम समझ सकते हैं उसको। वो है संवेग संरक्षण का नियम। वो क्या है? वो है संवेग संरक्षण का नियम। क्योंकि आप जानते हैं, देखो देखो सपोज इसको हम ऐसे हम डेरिवेट भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दो वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ठीक है। दोनों एक जैसी ना लेकर के हम अलग अलग लेते हैं, ताकि हम लोग ये पता लगा पाए, ये हम समझ पाए कि दोनों का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, एक ऐसी है, एक ऐसी है। ठीक है, कम ज्यादा कुछ नहीं सोचने, बस अभी जो बातें बताई जा रही हैं उसको आप उसके बेसिस पर पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर ये दोनों जो है इस दिशा में जा रही हैं, सपोज ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है सपोज, ठीक है ना, दोनों की दोनों, इसका द्रव्यमान जो है एम ए है, इसका द्रव्यमान जो है एम बी है। ये अभी जो है यू ए वेग से चल रही है और ये यू बी वेग से चल रही है। ठीक है, क्या होता है, चलते चलते जो है, ये जो इस वाली बॉल है, पीछे वाली जो बॉल है, ये अपनी स्पीड बढ़ाती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। दोनों की क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है। तो टक्कर कैसे होगी? देखो, ये रही पीछे वाली बॉल, ये रही पीछे वाली बॉल, ठीक है, एम ए जो ये है, ठीक है, और ये रही आगे वाली बॉल, ये आगे वाली बॉल से जो है टकरा जाएगी, ऐसे।
ठीक है ना। अब जब ये टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होगा भाई, क्रिया प्रतिक्रिया बल हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसको आगे की तरफ धकेलेगी, ये हो गया इसका क्रिया बल, और साथ ही साथ ये वाली जो बॉल होगी इसको पीछे की तरफ धकेलेगी। ये ए बॉल है और ये बी वाली बॉल है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर, तो एक बल ये वाला लग रहा है और एक बल ये वाला लग रहा है। ये जो ऊपर वाला बल है इसकी अगर मैं बात करूं, ये वाले की, जो ए बॉल बी पर लगा रही है वो ये वाला बल है। ए बॉल बी को धकेल रही है जो वो ये वाला बल है, तो इसको मैं एफ ए बी लिख रहा हूँ। एफ ए बी क्यों लिख रहा हूँ समझ गए, ये वाला बल जो है, ए बॉल जो है बी पर जो बल लगा रही है वो एफ ए बी है, ठीक हो गया। और जो नीचे वाला बल है जो बी ए पर लगा रही है, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि प्रतिक्रिया बल है, वो एफ बी ए है। एफ ए बी क्या है, ये क्रिया बल है, और एफ बी ए क्या है, ये प्रतिक्रिया बल है। ठीक है ना। दो वस्तुओं के बीच जब बल लगता है तो क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि ये दोनों बल जो होंगे बराबर होंगे, हमने यही तो बात करी थी, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत। तो दिशा विपरीत कैसे दिखाते हैं, माइनस लगा करके, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं जो है यहां पर लिख रहा हूं, ये बात मैंने क्यों लिखी है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एफ ए बी जो है ए बॉल द्वारा बी बॉल पर लगाया गया जो भी बल है, क्रिया बल, ठीक है। और एफ बी ए जो है वो बॉल बी द्वारा बॉल ए पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो जब एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया कर देंगे तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, है ना, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, प्लस इनके वेग भी जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो पहले इनका द्रव्यमान तो सेम रहेगा, ठीक है, द्रव्यमान जो होगा सेम रहेगा, और पहले इनका जो वेग था यू ए था तो वी ए हो जाएगा, और वी यू बी था तो वो वी बी हो जाएगा। अब इनका वेग परिवर्तित हो गया, अब जो है अलग अलग वेग से चलेंगे। इधर इस पॉइंट पर आते हैं, एफ ए बी बराबर एफ माइनस बी ए हमने लिख दिया, क्यों लिखा, गति के तृतीय नियम से, ठीक है। क्रिया बल जो है प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है लेकिन दिशा जो है विपरीत होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, फोर्स की जो डेफिनेशन थी वो हमने क्या दिया था, बल बराबर द्रव्यमान v माइनस यू अपॉन टी, है ना। यही तो वेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, यही तो बल थी। ये कौन सा नियम है, गति का दूसरा नियम। तो अगर मैं एफ ए बी के लिए लिखूं, ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, तो ए का द्रव्यमान है ना एम ए, और ए का ही लिखेंगे हम यहाँ पर वी ए माइनस यू ए अपॉन अपॉन टी, और माइनस है इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए के लिए क्या लिखूंगा, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी वस्तु जो है वो बल लगा रही है, बी वाली बॉल बल लगा रही है। देखो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो दोनों वस्तुओं ने एक दूसरे पर बल लगाया वो समान समय के लिए लगाया, उसके बाद वो दोनों अलग अलग हो गई। तो यहाँ से मुझे जो जानकारी हासिल हो रही है वो हो रही है एम ए वी ए गुणा कर देंगे इसके अंदर माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी, ठीक हो गया, समझ में आ गया। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी लाइन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, एम ए वी ए को इधर ही रहने दिया, ठीक है, उधर का जो माइनस एम बी वी बी है उसको इधर ले आओ तो प्लस एम बी वी बी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का जो माइनस एम ए यू है इसको उधर लेके जाओ तो एम ए यू ए हो जाएगा प्लस का, और इधर क्या बचा हुआ है लास्ट में, एम बी यू बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल एक्सपेंशन। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया होगा, तो आगे की बात भी आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। आगे की बात जो है वो ये है, m इंटू वी क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग। तो ये संवेग है, ये भी संवेग है, ये भी संवेग है, ये भी संवेग है। किसका संवेग है, एम ए वी ए। तो एम ए कहाँ है, वी ए कहाँ है, ये रहा, एम वी वी बी कहाँ है, ये रहा। तो ये टक्कर के बाद ये दोनों का वेग वी ए वी बी हुआ था, तो टक्कर के बाद दोनों का जो कुल संवेग है देखो ऐड हो रहा है ना, एम ए वी ए, एम इंटू वी क्या होता है, इसका संवेग, एम 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 बी इंटू वी बी इसका संवेग। तो टक्कर के बाद दोनों का संवेग जो है वो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी हो गया, है ना। तो एम ए वी ए और एम बी वी बी की जगह में क्या लिख सकता हूं, एम ए वी ए और एम बी वी बी की जगह में क्या लिख सकता हूं, टकराने
के बाद कुल संवेग, टकराने के बाद कुल संवेग, ठीक है। और एम ए यू ए क्या होगा, एम ए यू ए देखो इसका संवेग हो गया और एम बी यू बी इसका संवेग हो गया। ये संवेग टोटल है, दोनों का मिला करके टोटल ऐड करा हुआ है बीच में, तो ये टकराने से पहले का कुल संवेग हो गया। तो ये हो गया टकराने के पहले कुल संवेग। तो टकराने के बाद का कुल संवेग और टकराने से पहले का कुल संवेग जो है बराबर रहता है। इसे ही हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है या कौन सा नियम है? तो ये जो नियम है, इस नियम को आप ध्यान रखेंगे। ये जो नियम है इसको हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? जब दो वस्तुओं की टक्कर होती है, जब दो वस्तुओं का कॉलिजन होता है, तो उसमें टकराने से पहले जो वस्तुओं का कुल संवेग होता है और टकराने के बाद जो वस्तुओं का कुल संवेग होता है वो बराबर होता है, वो इक्वल होता है। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद जो है वो बराबर रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसको हम एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय रहता है। अपरिवर्तनीय, या आप इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, संरक्षित। इसे ही तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ये हमारे पास क्या है? ये स्टेटमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नियम, बहुत महत्वपूर्ण हमारा नियम, जो कि है संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मास तो हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। भाइयों पे बात समझ में आई होगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने गति का तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बाद इस पर आधारित काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हमको करने होते हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर आपके पास एग्जाम में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उनके लिए आपको जो सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, जो फॉर्मूला लगाना है, जो हमने अभी अभी डिराइव किया था वही यूज करना है, ठीक है। वही यूज कर सकते हैं, जो कि है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। एम ए यू बी क्या है? टकराने से पहले का कुल संवेग। एम बी वी ए एम ए वी ए एम बी वी बी क्या है? टकराने के बाद का कुल संवेग। एम ए क्या हो गया? वस्तु ए का द्रव्यमान। एम बी क्या हो गया? वस्तु बी का द्रव्यमान। ऐसे ही एम ए क्या हो गया? वस्तु ए का द्रव्यमान। एम बी क्या हो गया? वस्तु बी का द्रव्यमान, ठीक है। यू ए हो गया टकराने से पहले का जो वेग है, वस्तु ए का टकराने से पहले का वेग यू ए होगा, वस्तु बी का टकराने से पहले का वेग यू बी होगा। टकराने के बाद वस्तु ए का जो वेग होगा वो वी ए होगा और वस्तु बी का जो वेग होगा वी बी हो जाएगा,
ठीक है ना। सो इन प्रतीकों के अर्थ भी लिख लें। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसका स्टेटमेंट, इसका साथ ही साथ प्रूफ। आगे हालांकि हम जो है कंजर्वेशन जो लॉज होते हैं, संरक्षण के जो नियम होते हैं, उनको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, हम उनको जस्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास उसका एक चेक या फिर एक प्रूफ के फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। नोट डाउन जरूर करें डियर स्टूडेंट्स चीजों को। कुछ जो यहाँ पर बातें बताई जाती हैं, पढ़ाया जाता है चैप्टर, उसको समझना, उसको याद करना वो अलग बात होती है, लेकिन साथ ही साथ रिवीजन जो है अपने आप में एक अलग पॉइंट है, अलग कंसर्न है। टाइम टू टाइम अगर आप सिलेबस का रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम के टाइम पर आपने जो कुछ भी याद किया है, जो कुछ भी समझा है, उसका आप पूरे तरीके से जो है यूटिलाइज उसको नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आप जितना भी पढ़ें उसको टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करें, ताकि वहां से जो भी क्वेश्चन आए, जो भी प्रॉब्लम आए एग्जाम में, आप उसको अच्छे तरीके से जरूर कवर अप करें और वहां पर आपको पूरे मार्क्स उसमें मिले। सो रिवीजन इज द की। रिवीजन में कहता हूं आप भले ही 10 मिनट 15 मिनट के लिए करिए, लेकिन डेली बेसिस पर रिवीजन की आदत डालिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।